ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए और आप सब सेफ हो। स्टे सेफ, स्टे एट होम। और हमने कल मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली क्लास के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन देखी थी कि हम कितने दिन में मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर सकते हैं। आई थिंक टोटल 112 दिन लगे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करने में। हम उससे भी जल्दी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, वो मैक्सिमम डेज थे। आओ आज हम स्टार्ट करें। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि पहली यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा था नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स और चौथे चैप्टर का नाम था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है जी। तो पहले 3 चैप्टर में से सिर्फ 4 मार्क्स का पेपर आता है और लास्ट चैप्टर में से 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जिसमें हमें 3 मेथड्स सीखने पड़ेंगे। आ जाओ फटाफट आगे बढ़ते हैं। आओ आगे बढ़ते हुए देखें। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसमें कितने टॉपिक हमें कवर करने हैं? देयर आर टोटल 4 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप जानते हो, आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन हम एक बार इसको पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम ये मीनिंग को एक बार पढ़ेंगे और इन सभी टॉपिक्स को फिलहाल अभी हम छोड़ देंगे, जिसमें डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन टॉपिक्स को फिलहाल हम छोड़ देंगे, इन टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे और वैसे भी सारी मैक्रो पढ़ने के बाद आप ये टॉपिक्स समझ जाओगे, लेकिन फिलहाल इन टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ने वाले। हम यहाँ सिर्फ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आगे जंप कर जाएंगे, इसलिए मैंने 2 चैप्टर्स के इकट्ठे टॉपिक्स लिखे हैं। दूसरे चैप्टर के अंदर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 टॉपिक हैं। देयर आर टोटल 7 टॉपिक्स टू बी कवर्ड और ये थोड़े अच्छे टॉपिक हैं। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 टॉपिक थोड़े लेंथी भी हैं और अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये 3 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है और अच्छे टॉपिक्स हैं। इन तीनों टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आओ टाइम न वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले चले। आई होप आपने लिख लिया होगा, आप इसे लिख लो, फिर हम आगे बढ़े फटाफट से। आप इसे लिख लो, आप ये लिख लो, आपने लिख लिया होगा। आओ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम करते हैं एक टॉपिक चैप्टर 1 में से, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। और यहाँ टोटल 4 टॉपिक थे। 4 टॉपिक में से मैंने कहा हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 11 में पढ़ चुके हो। माइक्रो मीन्स छोटी, मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक इंडिविजुअल डिमांड, हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वी स्टडी एज अ होल, हम पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। जब हम वहां पढ़ते थे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, प्राइस राइज की बात करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, पूरे देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी बात करते हैं। हम पूरे देश में लैक ऑफ डिमांड की बात करते हैं, हम पूरे देश में एक्सेस सप्लाई की बात करते हैं। ये सारी बातें जो भी हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वी स्टडी एज अ होल, हम पूरे देश की इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज। तो आओ फटाफट जल्दी से इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखें। वैसे तो आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखें? इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, it is the branch of economics in which we study the whole economy as a single unit, as a single unit.
सर हम क्या स्टडी करते हैं सर, इसमें भी आप हमारे को क्या पढ़ाते हो, आप हमें प्लस माइनस करना सिखाते हैं क्या इकोनॉमिक्स में? नहीं, हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम बेरोजगारी की प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब प्राइस का बढ़ना। हम इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। मतलब लैक ऑफ डिमांड। हम इसके बारे में बात करते हैं। हम ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में यहां पढ़ते हैं। वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट। वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। देखो हम बड़ी बड़ी बातों को यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी को एज अ यूनिट, पूरी इकोनॉमी को एज अ यूनिट लेके चलते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने आप लोगों के लिए की। इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स in which we study the whole economy as a single unit. The whole economy as a single unit. यहाँ पे हम सिंगल इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते। ये हमेशा इसी टाइम पे आते हैं और आज तो कुछ प्रोग्राम भी है तो शायद ये मुझे लगता है कि आज पढ़ने नहीं देंगे। तो इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द होल इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट। हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट। कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या के बारे में हम स्टडी करते हैं। हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हमारे देश में जो लैक ऑफ डिमांड कम है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बड़ी बड़ी चीजों की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़े चैप्टर नंबर 2 की तरफ, और चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट टॉपिक पे चले जहां पे था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। आज और टोटल 7 टॉपिक हमें चैप्टर नंबर 2 में करने हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक। आ जाओ फटाफट जल्दी से। कहाँ है मेरा डस्टर? आओ। बस चैप्टर 1 में हम इतना ही करने वाले हैं। बाकी सिग्निफिकेंस, स्कोप, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था, लेकिन स्कोप और सिग्निफिकेंस जो है वो हम बाद में कर लेंगे, वो आप बाद में समझ जाओगे। यही यूनिट 1 का अब चैप्टर नंबर 2 है। अब हम यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 पे चले, जिसमें हमें टोटल 7 टॉपिक करने थे। और पहला हमारा टॉपिक जो था पहला हमारा वो था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स कितने तरह के होते हैं? जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स कितने तरह के होते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आपके चैप्टर में जो गुड्स बताए गए वो 4 तरह के गुड्स हैं। नंबर 1 फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये 4 तरह के गुड हैं। कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं और इसे हम कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स। तो 4 तरह के गुड्स जो है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो प्लीज अलर्टनेस के साथ आप पढ़ना। एक फाइनल गुड्स, फिर
इंटरमीडिएट गुड्स, फिर कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स, और चौथा है कैपिटल गुड्स। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये व्हाट इज गुड्स। हमने 11th क्लास के अंदर अकाउंट्स में इस बात को पढ़ा था व्हाट इज गुड्स। लेकिन सुनो मेरी बात, आप अभी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स को आपस में मर्ज मत कर देना दिमाग के अंदर। हम अलग अलग इसको पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स है क्या, इकोनॉमी के अंदर गुड्स क्या है। तो आप सबसे पहले लिखें व्हाट इज गुड। ये गुड्स क्या है, आओ इसके बारे में फटाफट से लिखें। तो आप लिखो मेरे साथ साथ, जल्दी से आओ मेरे साथ साथ, आप फटाफट से लिखो गुड्स है क्या, मीनिंग ऑफ गुड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गुड। लिखो इन इकोनॉमिक्स मुझे भी इतना साथ साथ आपके लिखना पड़ेगा। आप तो लिखोगे ही लिखोगे, मुझे भी आपके साथ साथ इतना लिखना पड़ेगा। इन इकोनॉमिक्स अ गुड इज डिफाइंड In economics, a good is defined as, मैं हटा देता हूं, आपने लिख दिया होगा, as any physical object, as any physical object natural or man-made। is any physical object natural or man-made। आप साथ साथ लिखते रहो। in economics a good is defined as any physical object natural or man-made or service rendered or service rendered or service rendered। In economics a good is defined as any physical object natural or man-made or service rendered that could command a price in the market, that could command a price in the market। In economics, a goods is defined as any physical object, natural or man-made, or service rendered that could command a price in the market। तो इसमें हमें पता लगा क्या कि गुड्स है क्या। इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स क्या है, कोई भी ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, जिसका या कोई सर्विस जिसका मार्केट में कुछ प्राइस हो, विच कैन कमांड अ प्राइस इन द मार्केट। तो इससे हमें दो बातें पता लगी गुड्स के बारे में। इससे हमें दो बातें पता लगी गुड्स के बारे में कि गुड्स इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड सर्विस। दो बातें, दो प्रैक्टिस पता लगी। एक, goods includes physical object and service। पहली बात तो ये पता लगी इस डेफिनेशन से that goods include both physical objects and service। और दूसरी बात क्या पता लगी, it command a price in the market। दूसरी बात क्या पता लगी हमारे को, दूसरी चीज क्या है, it command a price in the market। It command a price in the market। It command a price in the market and it is therefore known as, and it is therefore known as इकोनॉमिक। ठीक है जी। तो गुड्स के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी। गुड्स इकोनॉमिक्स में हम जो डिफाइन करते हैं वो क्या, एज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट और सर्विस रेंडर्ड। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सर्विस जो हम रेंडर करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो,
रेंडर्ड दैट कुड कमांड अ प्राइस इन द मार्केट, जिसका मार्केट में कुछ प्राइस है, यानी मार्केट में उसका प्राइस होना कंपल्सरी है, वही गुड्स इकोनॉमी में कहलाएगा, विच कमांड अ प्राइस इन द मार्केट। एक कारपेंटर अगर अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए एक चेयर बना ले और उसे घर में रख ले, वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो गुड्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसी चेयर को बना के वो अपने घर के बाहर रख दे और उस पर एक प्राइस टैग लगा दे बेचने के लिए, तो अब वो गुड्स कहलाएगा, बिकॉज इट्स कमांड अ प्राइस इन द मार्केट। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी अ प्राइस इन द मार्केट, इट कमांड अ प्राइस इन द मार्केट। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स गुड्स की यहाँ पे देखी कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर सर्विस भी हो सकती है, और दूसरा क्योंकि वो मार्केट में एक प्राइस कमांड करता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक गुड। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक गुड, ऐसा 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की तरफ चले। तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अंदर आगे बढ़े, सबसे पहले हम करेंगे कंज्यूमर गुड्स या फिर कह सकते हैं कंजम्पशन गुड्स। आज आई होप आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले हम करेंगे, ये टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है 3 और 4। सबसे पहले हम करते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, या कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं इनको, कंज्यूमर ऑब्लिक कंजम्पशन गुड्स। अब ये क्या होते हैं, तो क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन गुड्स। ये कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं या कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, एंड इसकी टाइप, क्या इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं? हाँ, इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन गुड्स। तो आओ मेरे साथ देखो, गुड्स परचेज और ऑन प्रोड्यूस्ड, या खुद से या परचेज किए जाए या खुद ही प्रोड्यूस किए जाए फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स आप साथ साथ पढ़ते भी रहो, साथ साथ लिखते रहो। साथ साथ लिखने का फायदा ये होगा कि आपको आधी चीजें याद हो जाएंगी, आपको आधी चीजें समझ में आ जाएंगी। गुड्स परचेज और ऑन प्रोड्यूस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, जो सीधा कंज्यूमर के वांट्स को, उसकी डिजायर्स को सेटिस्फाइड कर दे, आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स या आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहा हूं, बुक में बहुत कुछ है, आपको बुक को ज्यादा छंगालने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स मैंने बनाए हैं, हम इन नोट्स से पढ़ रहे हैं। हम बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर इसको कोशिश कर रहे हैं करने की, ताकि आप एक लेमैन लैंग्वेज में इस बात को समझ सको और आपको रट्टाफिकेशन ना करनी पड़े। मैं नहीं चाहता कि आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़े। हाँ, आप प्रैक्टिस करो, आप लिख लिख के 10 बार 5 बार प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी बार चैप्टर लिखो उतनी बार अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर भी लिखना बहुत जरूरी है और बिजनेस स्टडी में भी लिखना बहुत जरूरी है। क्लास 12 के अंदर अकाउंट्स तो है ही लिख के करने वाला काम, तो इसीलिए आप जितना लिखो उतना अच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप रट्टाफिकेशन करो, वो घूम घूम के रट्टा मत लगाओ, बस आराम से बात को समझते चले जाओ और दिमाग में बिठाते चले जाओ। ठीक है जी, तो चलो आगे क्या है, गुड्स परचेज और ऑन प्रोड्यूस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। तो दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय, कौन कंज्यूम करता है इनको, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, मतलब आप लोग, हम लोग घर पे जो गुड्स यूज करते हैं, दिस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है, दिस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। सर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फूड, क्लोथ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ईटीसी करके लिख दो। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फूड, परचेज ऑफ क्लोथ, इन सबको हम क्या बोल देते हैं? कंज्यूमर गुड्स। ये सब कौन से गुड्स हैं? कंज्यूमर गुड्स। सर इसकी टाइप्स भी होती है। हाँ, कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं 3-4 टाइप के। तो आज लिखे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। मैं कहा लिखूं? सर आप ये ऊपर से हटा दो ना, क्यों बार बार परेशान हो रहे हो? ये लो, इसे मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। आई होप आपने लिख लिया होगा, आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। तो ये 4 तरह के होते हैं, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला तो आ गया हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहला ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। बहुत आसान है ये बहुत इजी है। वैसे इकोनॉमिक्स को हार्ड बना देते हैं, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। फिर नॉन ड्यूरेबल, और चौथा सर्विस। लो, ये बहुत इजी है, इट इज नॉट हार्ड, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। कितने तरह के गुड्स हैं? कंज्यूमर गुड्स कितने तरह के हैं? सर 4 तरह के। एक ड्यूरेबल गुड्स, एक सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और चौथा सर्विस। ये 4 तरह के गुड्स हैं। सर ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? अरे जो लंबे टाइम तक चलते हैं, जो लंबे टाइम तक चलेंगे। और सर कौन सा एग्जांपल? अरे फ्रिज हो गया, घर में आपका फ्रिज, घर में आपका फर्नीचर, घर में आपका टीवी, घर की कार, वो सब क्या हो गए? ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल जो कुछ टाइम के लिए चलते हैं, 1 साल तक, कह लो 1 साल तक। और नॉन ड्यूरेबल जो वंस यू हैव कंज्यूम्ड इट इज फिनिश। दूध, योगर्ट, दही आपने खाई, खत्म। वेजिटेबल्स, ये कौन से हो गए? नॉन ड्यूरेबल हो गए। और फिर सर्विस, सर्विस जो हम रेंडर करते हैं। तो आओ इसके बारे में फटाफट थोड़ा थोड़ा लिखें, ज्यादा लिखने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आओ फटाफट लिखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबल गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? Are those goods which can be used again and again. Durable goods are those goods which can be used again and again over a considerable period of time. Over a considerable period of time. Means more than 1 year. 1 साल से ज्यादा। For example, television, फर्नीचर, कार और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एग्जांपल है। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स। हम कंजम्पशन गुड्स पढ़ रहे हैं, कंजम्पशन गुड के अंदर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, मींस मोर देन 1 ईयर। अब हम बात करें सेमी ड्यूरेबल गुड्स की, क्या होते हैं? तो आप समझ गए होंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स are those goods which can be used for
लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आप लिख लो, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सर ये टाइम कितना होगा? ये टाइम कितना होगा? 1 ईयर। ये मोर देन 1 ईयर और ये 1 ईयर हो जाएगा। सर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो शूज, क्लोथ्स एंड ईटीसी। बहुत सारे आगे आप दे सकते हो। फिर बात आई नॉन ड्यूरेबल की, तो ये अब लिखवाने की भी जरूरत नहीं है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच कैन बी यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। गुड्स which can be used in a single act of consumption. For example, milk, टी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आप लिख सकते हो। मिल्क हुआ, ब्रेड हुआ, फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, टी हुआ। फिर बारी आई सर्विस। आई होप आपने लिख लिया होगा, साथ साथ आप लिख रहे हो। तो सर्विस क्या होती है? सर आप बार बार गायब हो जाते हो सर। अरे हाँ, मैं थोड़ा यहाँ लाइट है इस तरफ जाता हूं क्योंकि मुझे अभी चश्मा नहीं लेके आया हूं, तो मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए। सर्विस रेफर टू द नॉन मटेरियल गुड्स non-material goods which can satisfy the human wants. Service refer to the non-material goods which can satisfy the human wants. They are intangible in nature. They are intangible, intangible in nature. मतलब you cannot touch a service, you cannot see a service, you can only feel it. For example, lawyer, doctor, service of a doctor और टीचर। ये हो गया आपका गुड्स के बारे में। दिस इज द कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। हमने पहले पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वहां 3 टॉपिक हमने छोड़ दिए। फिर हम दूसरे चैप्टर में आए जहां तक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। और गुड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कहा गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन से 4 तरह के गुड्स होते हैं? सर पहला सर फाइनल गुड्स, आप आगे पीछे भी बोल सकते हो। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। 4 तरह के गुड्स होते हैं। तो उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स इटसेल्फ इकोनॉमिक्स के अंदर किसे बोलते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड्स। और फिर वहां से हमने कहा कंजम्पशन गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कंजम्पशन गुड्स जो है या कंज्यूमर गुड्स जो है उसकी भी 4 टाइप होती है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। अरे सर ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल वो होते हैं जिन्हें हम 1 साल से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। घर में रखा हुआ फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, कार, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
फिर सेमी ड्यूरेबल जिनकी लाइफ 1 साल तक होती है, जैसे आपके कपड़े, शूज आप 1 साल में वैसे भी फेंक देते हो, बार बार डाल के बोर हो जाओ। फिर नॉन ड्यूरेबल जिन्हें आपने एक बारी में खाया और वो खत्म, वो है नॉन ड्यूरेबल। और सर्विस वो नॉन मटेरियल गुड्स जो आपको दिखते नहीं, जिसे आप महसूस कर सकते हो, जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। दे आर इंटेंजिबल नेचर। इंटेंजिबल एसेट्स आपने पढ़ रखे हैं, दे आर ऑफ इंटेंजिबल नेचर। जैसे सर्विस ऑफ लॉयर, सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ टीचर। कहाँ रट्टाफिकेशन की जरूरत पड़ रही है? आपको लग रहा है कि रट्टा मारना पड़ेगा? ऐसा आपको लग रहा है कि हमें रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी? मुझे तो नहीं लग रहा कि हमें रट्टाफिकेशन करनी चाहिए। रट्टाफिकेशन की जरूरत तो मुझे नहीं लगती हमें पड़ेगी। हाँ, मैं धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाऊंगा और कल से मैं क्या करूंगा कि मेन 3-4 बातें पहले से ही हम ब्लैक बोर्ड में लिख दूंगा, ताकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आज बस हम यहीं पे रुकेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल गुड्स एंड देन डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स एंड देन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कल मुझे इस टॉपिक को खत्म कर देना है। कल हमें इस टॉपिक को खत्म करना है। मैं आने से पहले, क्लास रिकॉर्ड करने से पहले कुछ बातें यहाँ लिख के, ताकि हम टाइम को बचा सके और हम आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ चलो, साथ साथ नोट बनाओ। ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। इट इज रियली वेरी इजी, बिलीव मी। बहुत आसान है, कई रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बाय बच्चों, कल मिलेंगे।